पिछले वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग की नींव रखी थी और आज है उस नींव पर हम पहली ईंट रखेंगे जिसे बोलते हैं आईपीओ मॉडल। एलन तुरंग से लेकर के वान न्यूमैन तक का पूरा सफर जानेंगे और वो डिक डब्ल्यू हिरार्की जो एमसीए इंटरव्यू या ओ लेवल में हर बार पूछी जाती है। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा एकदम क्लियर है। आईपीओ मॉडल की हिस्ट्री, आईपीओ या उसका स्टोरेज रोल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट टाइप्स और डाटा इन्फो, नॉलेज और विजडम हिरार्की। नियो स्टडी हब पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश कुमार और आज की यह मास्टर क्लास हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का डे 2 है। बच्चों, कंप्यूटर कोई जादू का डिब्बा नहीं है, ये बस एक मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली फॉलो करती है। और बच्चों, आज जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उसी प्रिंसिपल पर आपका फोन, एटीएम, यूट्यूब, यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी काम करता है। नाम है आईपीओ मॉडल। और अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो प्रोग्रामिंग आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आने लगेगी। चलो इसे देसी स्टाइल में समझते हैं। मान लो आपको चाय बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहला इनपुट, पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। दूसरा हमें अब क्या करना होगा? प्रोसेस। अब आपने जब गैस जलाई, पतीला रखा और उबालना शुरू किया, यहाँ चीजें क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। पानी और चीनी मिल रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग, काम का होना। और तीसरा जो प्रोसेस होता, तीसरा जो है हमारा आउटपुट। अंत में कप में जो गर्मा गर्म चाय मिली वो क्या है? आपका रिजल्ट है, आउटपुट। तो अब मुझे कमेंट में बताओ, अगर मैं चाय में चीनी की जगह नमक डाल दूं तो इनपुट तो गलत कर दिया, तो क्या प्रोसेस उसे ठीक कर पाएगा? सोचो एकदम। बिल्कुल नहीं। आउटपुट क्या आएगा? कड़वा ही आएगा। और इसे कंप्यूटर की दुनिया में कहते हैं गीगो, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। यानी अगर इनपुट कचरा दोगे तो आउटपुट भी कचरा ही मिलेगा। कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता है। और इसी वजह से रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम में वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो किसी वेबसाइट पर एज भरनी है। एज का मतलब आयु। अगर यूजर वहां पर -10 लिख दे तो क्या सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। सिस्टम उसे क्या करेगा? पहले चेक करेगा एज वैलिड है कि नहीं वैलिड है। जैसे मोबाइल नंबर सही फॉर्मेट में है कि नहीं है, ईमेल प्रॉपर्ली लिखा है कि नहीं लिखा है। और इसे ही क्या कहते हैं? इनपुट वैलिडेशन। कहने का मतलब जो इनपुट किया गया है क्या वह सही तरीके से वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वह सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो गलत इनपुट से सिस्टम को बचाता भी है। अब हम समझते हैं आईपीओ का इतिहास और उसकी परिभाषा। बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट को सच में समझना हो तो उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। आईपीओ मॉडल की नींव 1936 में पड़ी, जब एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन तुरंग ने थ्योरेटिकल मशीन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं। ट्यूरिंग ने कहा भी कंप्यूटेशन 3 चीजों में ब्रेक हो सकती है। पहला, इनपुट लो और कुछ रूल्स अप्लाई करके उसे आउटपुट में दो। और यही आज का क्या है? आईपीओ मॉडल है। सोचिए बच्चों, उस समय ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट और ना मॉनिटर। फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे मशीन्स की कल्पना कर रहे थे जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और यही इमेजिनेशन आगे चल के मॉडर्न कंप्यूटर बनी। फिर 1945 में जॉन वान न्यूमैन ने इसे प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया, जिसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और आज दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो आपका बजट फोन हो या आपका एंड्रॉयड फोन हो या नासा का सुपर कंप्यूटर, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर पर ही चलता है। अब वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के टोटल 5 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंप्यूटर की आंख और कान की तरह काम करती है, अर्थात
डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में लाना ही हमारा इनपुट यूनिट का काम। दूसरा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह होती है, अर्थात इंस्ट्रक्शन और डाटा को जो है स्टोर करके रखना। तीसरा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एजुकेशन कोऑर्डिनेशन करना। कंट्रोल यूनिट एक ट्रैफिक पुलिस की तरह पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। चौथा एएलयू। एएलयू कंप्यूटर का कैलकुलेटर होता है और यही कैलकुलेशन और लॉजिक डिसीजंस होते हैं, अरिथमेटिक और लोकल लॉजिकल कैलकुलेशन। पांचवा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर की आवाज और प्रेजेंटेशन सिस्टम की तरह काम करती है, जिसका काम होता है रिजल्ट को बाहर भेजना। और वान न्यूमैन का आर्किटेक्चर, उसका जो मुख्य इनोवेशन था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था। प्रोग्राम और डेटा दोनों सेम मेमोरी में स्टोर, और उसका इम्पैक्ट जो पड़ा, आज के लगभग सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट जो हैं पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है? तो कंप्यूटर साइंस के पिता को हम एलन तुरंग बोलते, जो कि तुरंग मशीन कॉन्सेप्ट जो दिया था 1936 में दिया गया। और एक सवाल और बनता है, व्हाट इज वान न्यूमैन आर्किटेक्चर। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? तो यह एक कंप्यूटर डिजाइन मॉडल है जिसमें सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एक सिंगल बस से कनेक्टेड होते हैं, और प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आज के सभी मॉडर्न कंप्यूटरों का आधार है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आईपीओ मॉडल की ऑफिशियल डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या होता? तो आईपीओ मॉडल इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन that describes the flow of data through a computer system from input, receiving the data, through processing, transferring data into meaningful results, to output और presenting the process। कहने का मतलब है कि आईपीओ इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करके आउटपुट कुछ रिटर्न करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? आईपीओ बोला जाता है। और यह आईपीओ जो होता है वह बेसिक ऑपरेशनल साइकिल है किसी कंप्यूटर सिस्टम का। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आईपीओ मॉडल किताबों में जितना सिंपल दिखता है, असल में रियल वर्ल्ड में आर्किटेक्चर में उतना ही लीनियर नहीं है। रियलिटी में इनपुट कभी भी क्लीन नहीं होता है, और प्रोसेसिंग हमेशा सिंपल या प्रिडिक्टेबल नहीं होता, और आउटपुट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। और बच्चों, ठीक इसी चॉइस के बीच से एक असली प्रोग्रामर की नजर काम करना शुरू करती है। अब थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम टाइप देख लेते हैं मुख्यतः इसमें से। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और आईपीओएस अभी जो हम आगे देखेंगे उसमें एस का मतलब होता है स्टोरेज। और हु प्रपोज्ड वान न्यूमैन आर्किटेक्चर? तो जॉन वान न्यूमैन 1945 में। अब हम अगला बात करते हैं आईपीओ के हर स्टेज को गहराई से समझेंगे। आईपीओ अर्थात इनपुट। इनपुट क्या है? वो कोई भी डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से आता है और प्रोसेसिंग के लिए अंदर जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। और इनपुट चार प्रकार से लिया जाता है। पहला इनपुट ह्यूमन टाइप ह्यूमन इनपुट। इंसान डायरेक्टली इनपुट करता है, जैसे किससे? कीबोर्ड, माउस, टच, माइक्रोफोन और वेबकैम के माध्यम से। दूसरा होता है मशीन इनपुट, जैसे कि सेंसर या डिवाइस। किसी सेंसर से डाटा प्राप्त करना या डिवाइस से डाटा प्राप्त करना हमारा मशीन इनपुट कराता है, जैसे बारकोड स्कैनर, टेम्परेचर स्कैनर, जीपीएस, आरएफआईडी। तीसरा स्टोरेज यूनिट अर्थात स्टोर्ड डाटा। जब डाटा स्टोर किया जाता है उसको हम स्टोरेज इनपुट बोलते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, यूएसबी, सीडी, मेमोरी कार्ड। और अगला इनपुट हम नेटवर्क इनपुट की तरह लेते हैं, जैसे इंटरनेट या नेटवर्क, जैसे वाईफाई कार्ड, ईथरनेट और ब्लूटूथ या 4G या 5।
और ध्यान रखिए, अगर डाटा हार्ड डिस्क या यूएसबी से सिस्टम में लाया जा रहा है तो वह भी इनपुट ही माना जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरा प्रोसेसिंग क्या है। सीपीयू द्वारा इनपुट डाटा पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल डिसीजंस और डाटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। और शायद आपको लगे कि आपका सीपीयू बहुत इंटेलिजेंट है, पर कड़वा सच ये है कि यह मशीन सोचती नहीं है। इसका पूरा वजूद, इसकी पूरी पावर सिर्फ 3 बेसिक एक्शंस में सिमटी हुई है। पहला कंपेयर, अर्थात जो लॉजिक होता है तुलना करना। दूसरा जंप, अर्थात इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिया गया है, फ्लो कंट्रोल। और तीसरा कैलकुलेट, अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर। बस सिर्फ इतना ही। आज की एडवांस एआई, हाई एंड गेम्स और कॉम्प्लेक्स एप्स, इन सब का भव्य आर्किटेक्चर इन्हीं 3 नन्हे पिलर्स पर टिका हुआ। और ध्यान रखिए, प्रोसेसिंग का मुख्य काम सीपीयू करता है और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। लेकिन सच यह है कि सीपीयू खुद इंटेलिजेंट नहीं होता, वह सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बाइंडली फॉलो करता है। अब प्रोसेसिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है बैच प्रोसेसिंग होता है, जो कि सारा डाटा एक साथ प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। जैसे मंथली सैलरी, टैक्स फिलिंग, बैंक एंड ऑफ डे, ये सब क्या करते हैं, एक साथ में सारे डाटा को प्रोसेस करते हैं। दूसरा रियल टाइम प्रोसेसिंग, डाटा आते ही इमीडिएटली प्रोसेस कर देना। अर्थ जैसे एटीएम ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, लाइव क्रिकेट स्कोर, स्विगी या जोमेटो ट्रैकिंग, फेस अनलॉक। और इन सिस्टम में डिले डेंजरस या इमीडिएटली हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें प्रोसेस करना पड़ता। और जो तीसरा अगला प्रोसेसिंग है वो है हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, अर्थात पहले यूजर से इनपुट लो, फिर रिस्पांस दो, फिर इनपुट लो, फिर रिस्पांस दो। यह लगातार साइकिल बना रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग इस टाइप को बोला जाता है। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप चैट, वीडियो गेम्स या वर्ड प्रोसेसर। और इसका जो एग्जाम्पल है वह चैटबॉट और गूगल सर्च है। अगला जो है हमारा स्टेज नंबर 3, आउटपुट। आउटपुट क्या है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए रीडेबल या यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और ध्यान रखिए, कंप्यूटर खुद आउटपुट को समझता नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट फोटो है, वीडियो है, म्यूजिक है या बैंक बैलेंस। उसके लिए सब कुछ बाइनरी डाटा है, मीनिंग हमेशा इंसान बनाता है, कंप्यूटर सिर्फ सिग्नल प्रोसेस करता है। और आउटपुट के जो प्रकार होते हैं, वह आउटपुट का पहला प्रकार जो होता है सॉफ्ट कॉपी, अर्थात जैसे डिजिटल फ्रॉम टेम्पररी, जो मॉनिटर या प्रोजेक्टर या एलईडी स्क्रीन पर दिखता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट हमारा हो गया। दूसरा हमारा हार्ड कॉपी, जो कि फिजिकल या प्रिंटेड परमानेंट होते हैं। और तीसरा हमारा ऑडियो आउटपुट, जो कि साउंड फॉर्म में होता है। और चौथा हमारा कंट्रोल आउटपुट, जैसे फिजिकल एक्शन ट्रिगर करना, जैसे मोटर, एक्चुएटर, रिले, ये सब। ज्यादातर किताबें आपको आईपीओ पढ़ाती हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। सोचो, अगर किचन में चाय बन गई लेकिन आपके पास कप नहीं है, तो चाय कहाँ रखोगे, बह जाएगी। या अगर आप बाजार से सब्जी लाए लेकिन अभी नहीं बनानी, तो कहाँ रखोगे, फ्रिज में रखोगे। तो कंप्यूटर में भी एक चौथा पिलर होता है, जिसको बोला जाता है यस। यस का मतलब स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के साथ स्टोरेज का होना भी बहुत जरूरी है, और इसे ही हम कहते हैं आईपीओएस मॉडल। और कंप्यूटर को प्रोसेस करते वक्त डेटा याद रखना पड़ता है, और मेमोरी, और वह काम खत्म होने के बाद उसे सेव करना पड़ता है, जिसमें हार्ड डिस्क में। और बिना स्टोरेज के कंप्यूटर वैसा ही है जैसे गजनी का फिल्म देखे हैं आप। गजनी फिल्म का हीरो सब कुछ प्रोसेस तो करेगा, लेकिन अगले ही पल भूल जाएगा। और याद रखिए, स्टोरेज सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं है, यह कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी बैकबोन है। आईपीएस मॉडल जो होता है हमारा, ये परफॉर्म करता है। इनपुट आया, फिर प्रोसेस में गया,
फिर प्रोसेस क्या करेगा आउटपुट, और प्रोसेस ही क्या करेगा इसको स्टोर करेगा। ये था हमारा। और स्टोरेज दो डायरेक्शन में काम करती है। पहला स्टोरेज टू प्रोसेसिंग, जब प्रोग्राम रन होता है तो हार्ड ड्राइव से डाटा रैम में लोड होता है, फिर सीपीयू प्रोसेस करता है। और दूसरा प्रोसेसिंग टू स्टोरेज, जब आप फाइल सेव करते हैं तो रैम का डाटा हार्ड ड्राइव में लिखा जाता है। और स्टोरेज का जो टाइप है वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला रैम प्राइमरी मेमोरी, यह करेंटली प्रोसेस डाटा होता है। यह कई प्रकार के होते हैं, DDR4 DDR5, और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, जैसे पावर बंद तो डाटा खत्म। अगला हमारा रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शन होता है, बायोस जिसको बोला जाता है, और यह इसमें परमानेंट। तीसरा हमारा HDD या SSD, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, यह लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, SSD, USB, ये सब। और अगला हमारा कैच, जो कि बहुत सबसे स्पेशल है सीपीयू के पास फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए, जो कि L1 L2 L3 और कैच इस प्रकार होते हैं। अब हम अगला समझते हैं कि रियल वर्ल्ड सिस्टम सिर्फ आईपीओ से नहीं होते। असल दुनिया में सिस्टम हमेशा लीनियर नहीं होते, कई बार आउटपुट वापस इनपुट बन जाता है, और इसे क्या कहते हैं फीडबैक लूप कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम समझते हैं एसी जो होता है वह रूम का टेम्परेचर चेक करता है, और अगर रूम गर्म है तो कूलिंग बढ़ाता है, फिर टेम्परेचर दोबारा चेक करता है, अगर कूलिंग बराबर हो गया तो बंद कर देता है, फिर रूम गर्म हुआ फिर से कूलिंग बढ़ाता है। यानी आउटपुट फिर से क्या बन गया, इनपुट ही बन गया। अगर टेम्परेचर ठीक है तब तो फिर से आप इनपुट के चलेगा, नहीं तो आउटपुट। और यही प्रिंसिपल जो हमारा एआई सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम या स्मार्ट डिवाइसेस में यूज होता है। यानी मॉडर्न सिस्टम सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, वह लगातार अपने आउटपुट को मॉनिटर भी करते हैं। अब हम अगला बात करते हैं, जो सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वह कैसे काम करता है। तो बच्चों अब एक बहुत बड़ा सवाल है, सीपीयू आखिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो क्या वो इंसानों की तरह सोचता है? नहीं, सीपीयू हर इंस्ट्रक्शन पर सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला स्टेप होता है फेच। सबसे पहले सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फेच कहा जाता है। और दूसरा स्टेप जो होता है डीकोड। फिर सीपीयू समझता है कि इंस्ट्रक्शन में करना क्या है, एडिशन करना है, कंपैरिजन करना है कि जंप करना है, और इसे ही कहते हैं डीकोड। और स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट। अब इंस्ट्रक्शन रन होता है और इसे ही कहते हैं एग्जीक्यूट। जैसे एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं, ए असाइन 5 + 3। तो इसमें क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन जो हुआ वह मेमोरी से आया, अर्थात 5 और 3 जो इंस्ट्रक्शन था वह मेमोरी से आया और डिकोड किया। डिकोड का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद वह जो आंसर एग्जीक्यूट करके रिटर्न किया, जो आंसर आया हमारा क्या, 8। और बच्चों पूरी दुनिया के मॉडर्न कंप्यूटर्स इन्हीं 3 स्टेप्स पर चलते हैं। अब अगला सेक्शन 7, जो कि बहुत पावरफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव है। डाटा DIKW हायरार्की बोलते हैं इसको, अर्थात डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। और यह हायरार्की सिर्फ नॉलेज नहीं, MCA एंट्रेंस और IT कंपनी इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। DIKW हायरार्की हमारा डाटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, नॉलेज किसे कहते हैं और विजडम किसे कहते हैं, हम इसको एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक थर्मोमीटर सिर्फ नंबर्स देता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर उन्हीं नंबर से बीमारी का फ्यूचर देख लेता है। यही फर्क है डाटा और विजडम में। सबसे पहले समझते हैं डाटा क्या होता है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, फिगर्स और सिंबल्स दैट हैव नो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट आर देयर ओन। कहने का मतलब डाटा अनप्रोसेस्ड होता है, अकेले किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है। क्वांटिटेटिव नंबर्स या क्वांटिटेटिव टेक्स्ट या इमेज हो सकता है, और प्रोसेसिंग के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे
37, 38, 39, 40, 36, 41, 37, इन नंबर्स को देखकर आप क्या समझे? कुछ नहीं, यह क्या है? एक रॉ डाटा है। दूसरा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, organized and structured in a way that gives it meaning and makes it useful for decision making. इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज जो होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होती हैं, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती हैं और डाटा पर डिपेंडेंट होती है। जैसे अब हम वही एग्जांपल पर एक इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे मरीज का नाम राहुल और पिछले 7 दिनों का उसका जो तापमान है 37 डिग्री, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39, 40, 36, 41 और 37, और उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? बुखार बढ़ रहा है। तो अब यह मीनिंगफुल हो गई, यह क्या हो गया? हमारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे हमें मीनिंगफुल क्या पता चल रहा है? बुखार बढ़ रहा है। अगला हम समझते हैं नॉलेज। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन एनालाइज्ड और अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। उदाहरण के लिए समझते हैं कि मेडिकल नॉलेज यह है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जो होता है वह फीवर है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंजरस फीवर है, और अगर ट्रेंड बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह क्या है? नॉलेज है, हमें ये पता होना चाहिए। अगला, विजडम। विजडम इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज करेक्टली इन द राइट सिचुएशन टू मेक द बेस्ट डिसीजन। उदाहरण के लिए समझते हैं, विजडम यह है सिर्फ दवाई नहीं देनी, टेस्ट करवाने चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और फ्लूइड्स भी जरूरी है। अगर 3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हॉस्पिटल जाना है। यह क्या है? विजडम है। तो हम एकदम समझते हैं कि रॉ नंबर जो होता है वह डाटा होता है, और रॉ नंबर प्लस कॉन्टेक्स्ट जो बन जाता है उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। रॉ नंबर डाटा और इंफॉर्मेशन के समूह को जो जब अंडरस्टैंडिंग कर लेता है तो उसको नॉलेज, और जब वही जजमेंट हो जाता है तो उसी को हम विजडम बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम एग्जाम के लिए एमसीक्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं। आईपीयू का फुल फॉर्म जो होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर जॉन वान न्यूमैन ने 1945 में रखा। प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। एटीएम क्या है? एटीएम हुईज प्रोसेसिंग, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग है। प्रिंटर आउटपुट टाइप, तो हार्ड कॉपी है। प्रोसेस डाटा, इंफॉर्मेशन। DW आफ्टर नॉलेज, विजडम होता। नॉलेज के बाद क्या आता है? विजडम आता। तो बच्चों, आज आपने सिर्फ आईपीओ मॉडल नहीं सीखा, आपने समझा कि दुनिया का हर डिजिटल सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर, हर एआई, हर मॉडर्न कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। और याद रखिए, एक अच्छा प्रोग्रामर कोड लिखने से पहले डाटा फ्लो को समझता है। अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर की अगली न्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वह कमेंट में बताइए, और हमें कमेंट में एक मैसेज करिए DIKW का कौन सा लेवल आपको सबसे पावरफुल लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।